हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी। स्टूडेंट्स, आज हम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासक रज़िया को डिस्कस करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत की 5वीं सुल्तान थी। एक ऐसी महिला, एकमात्र महिला जिसे कहेंगे, जिसने मध्यकाल की उस रूढ़िवादी समाज में पर्दे को त्यागने का साहस दिखाया। एक ऐसी महिला जिसने तुर्क अमीरों के अहम और महत्वाकांक्षा को ताज की प्रतिष्ठा के आगे झुकने के लिए मजबूर किया। एक ऐसी महिला जो पुरुषों की दुनिया में उस मध्यकाल का जो रूढ़िवादी समाज था उसमें वो लड़ी, उसने शासन किया और अपने छोटे से जीवन काल में, लगभग 35 साल की उम्र में रज़िया की मृत्यु हो गई थी, तो उस छोटे से जीवन काल में ही उसने अपने नाम को इतिहास में अविस्मरणीय कर दिया। रज़िया दिल्ली के तीसरे सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के सबसे बड़ी, जब मैंने इल्तुतमिश को डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का, नासिरुद्दीन महमूद, और यही सबसे योग्य बेटा भी था उसका, उसकी मृत्यु इल्तुतमिश के जीवन काल में ही 1229 में हो गई थी। और तभी से इल्तुतमिश को अपना उत्तराधिकारी चुनने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को जिस तरह से उसने इस संकटमय स्थिति से उबार कर एक मजबूत, एक व्यवस्थित दिल्ली सल्तनत में तब्दील किया था, तो वो दिल्ली की गद्दी को किसी कमज़ोर हाथ में नहीं सौंप सकता था। और दुर्भाग्य से इल्तुतमिश के जो बाकी पुत्र थे वो या तो अयोग्य थे या वो कम उम्र के थे। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने रज़िया को ही अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहा, जो सब उसकी जितनी भी संतान थी, जीवित संतान, उनमें वो सबसे अधिक योग्य थी। ये स्क्रीन पर रज़िया से संबंधित मुख्य तथ्य हैं। हालांकि स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी अभी तक लेक्चर लिए हैं और जो मैं आगे जो टॉपिक जो डिस्कस करूंगी, तो उन सब में एक भी फैक्ट उनसे जो रिलेटेड है वो ऐसा नहीं होगा कि जो उस लेक्चर में शामिल नहीं हो। हर एक फैक्ट उसमें शामिल होगा जब मैं उसको डिस्कस करूंगी। लेकिन ये आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ जो मुख्य जो तथ्य हैं वो स्क्रीन पर हैं, मैं उनको बोल दे रही हूँ, लेकिन आगे मेरे लेक्चर में भी सब आएंगे और बाकी जो और फैक्ट हैं वो भी आएंगे साथ साथ जब मैं डिस्कस करूंगी। पिता आपको पता ही है, इल्तुतमिश रज़िया के पिता थे और इस गुलाम वंश के अंतर्गत जो शमशी वंश थे उसके संस्थापक, गुलाम वंश या मामलुक वंश भी जिसे कहते हैं, तो उसमें शमशी वंश के फाउंडर थे इल्तुतमिश। जो माता थी रज़िया की वो कुतुब बेगम उनका नाम था, या तुर्कान खातून भी कहते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से इल्तुतमिश का विवाह हुआ था, ये मैंने बताया था। तो उन्हीं की बेटी रज़िया थी। जन्म हुआ था 1205 में बदायूं में, जब इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तिदार था। जो सिंहासनारोहण रज़िया का हुआ था वो नवंबर 1236 में हुआ था। मृत्यु 14-15 अक्टूबर 1240 में हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली जो रज़िया है वो पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी, और दक्षिण एशिया की भी रज़िया पहली मुस्लिम महिला शासक थी। इस बात पर आप गौर करना। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ये एक और इंटरेस्टिंग बात है रज़िया के बारे में, कि जो रज़िया का सिंहासनारोहण था वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यूनिक था। यूनिक केवल इसलिए नहीं था कि वो एक महिला शासक थी, बल्कि इसलिए भी था कि उसको गद्दी पर बैठाने में दिल्ली की आम जनता और सैनिक अधिकारी जो हैं वो एक तरह से ड्राइविंग फोर्स थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी थी रज़िया के सिंहासनारोहण से संबंधित, कि जब वो गद्दी पर बैठी तो उसके बैठने का विरोध उस समय उलेमा वर्ग ने नहीं किया था। जो धार्मिक वर्ग था, जो उलेमा जो है वो आलिम का बहुवचन है, उसका प्लूरल है। आलिम का मतलब है विद्वान। मुस्लिम उस समाज में जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो धर्मज्ञ हैं, जो धर्मशास्त्रकार हैं, जिनको शरीयत यानी इस्लामी कानून का ज्ञान है, तो वो उनका जो बहुवचन है, यानी कि आलिम जो व्यक्ति हैं उनका जो ग्रुप है वो उलेमा कहलाता था। उलेमा वर्ग जो शरीयत का जिनको ज्ञान होता था, यानी जैसे हिंदुओं में पुरोहित वर्ग है, उसी तरह से उलेमा वर्ग धर्मशास्त्रकार। तो इन्होंने भी उस समय विरोध नहीं किया था। हालांकि बाद में ये भी उनके साथ मिल गए थे उलेमा वर्ग, लेकिन एटलीस्ट जब वो गद्दी पर बैठी तब उलेमा वर्ग ने उसका विरोध नहीं किया। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जिनसे अपेक्षा की जाती थी, बल्कि उनका विरोध करने वाले शमशी अमीर वर्ग था, यानी जिसमें अधिकांश जो थे वो तुर्कान चहलगानी संगठन के सदस्य थे, जिसकी स्थापना रज़िया के पिता इल्तुतमिश ने की थी, जो इल्तुतमिश के गुलाम सरदार थे।
एक और जो इंटरेस्टिंग बात है इसी में ही, वो ये कि रजिया का जो सिंहासनारोहण था वो एक तरह से इस्लामी परंपरा का उल्लंघन था। तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें रजिया के सिंहासनारोहण से जुड़ी हुई हैं। इस्लामी परंपरा का उल्लंघन इसलिए था कि वहाँ पर स्त्रियों का शासिका बनना एक तरह से उसमें निषेध था, उस पर रोक थी। सल्तनतकालीन मुस्लिम विद्वान इसामी, जिसकी रचना थी फुतुहुस सलातीन, तो उसने अपनी किताब फुतुहुस सलातीन में ये लिखा था कि जब रजिया, ये मैं आपको बताऊंगी कि रजिया ने जो स्पीच दी थी दिल्ली की जामा मस्जिद में, तो उसने जो ये कहा था जनता को कि अगर वो उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है तो उसको भी वो गद्दी से हटा सकते हैं, इवन उसका कत्ल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं रजिया के बारे में जो मुख्य जो तथ्य हैं। एक और बात ये रजिया के बारे में कि कुछ जो आधुनिक इतिहासकार हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने रजिया के लिए सुल्ताना जो टर्म है वो यूज़ किया है, लेकिन ये टेक्निकली रॉन्ग है। सुल्ताना का मतलब है कि शासक की एक तरह से वाइफ, सुल्तान की वाइफ सुल्ताना। सही मायनों में अगर हम देखें तो सुल्तान शब्द रजिया के लिए प्रयुक्त होता है, और रजिया के जो खुद के सिक्के थे उसमें भी उसे सुल्तान जलालत अल दुनिया वल दीन या अल सुल्तान अल मुअज्जम कहा गया, या सुल्तान रजियात उल दीन बिन्त अल सुल्तान उसको कहा गया। मिनहाज ने भी रजिया के लिए जो तबकात नासरी में जो यूज़ किया है तो उसके लिए सुल्तान शब्द उसके आगे सुल्तान रजियात अल दीन बिन्त अल सुल्तान, ये मिनहाज सिराज ने यूज़ किया है। मिनहाज सिराज जो है वो समकालीन इतिहासकार है। मध्यकाल में भी अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश के वंश के जितने भी जो शासक थे नासिरुद्दीन महमूद तक इल्तुतमिश से, तो वो उनका एक तरह से उनके समय का इतिहासकार था मिनहाज सिराज, जिसकी रचना थी तबकात नासिरी। स्टूडेंट्स, मैंने इल्तुतमिश को डिस्कस करते हुए जिक्र किया था कि जब इल्तुतमिश 1231 में ग्वालियर अभियान के लिए गया था तो वो दिल्ली की गद्दी अपनी बेटी रजिया को सौंप कर गया था, और रजिया ने इस दौरान यानी 1231-32 में बहुत कुशलता से शासन संचालन किया। और ये मिनहाज सिराज ने उल्लेख किया है तबकात नासिरी में कि जब इल्तुतमिश वापस आता है ग्वालियर अभियान से तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और तब वो इसी वजह से जो चांदी का टका था सिक्का, तो उसमें वो अपने साथ अपनी बेटी का भी नाम वो खुदवाता है, और इसी अवसर पर रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करता है। ऐसा मिनहाज सिराज तबकात नासिरी में लिखता है। और इस अवसर पर जब वो अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करता है तो जो दिल्ली के सरदार थे और साथ में जो उलेमा वर्ग के लोग थे तो वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन इल्तुतमिश उनको ये कहकर चुप करा देते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद आपको पता लग जाएगा कि मेरी बेटी के अलावा मेरे पुत्रों में से कोई भी शासक बनने के योग्य नहीं है। और सचमुच रजिया ने अपने लगभग 3.5 साल के शासन में, और मिनहाज सिराज के अनुसार अगर हम देखें तो 3 साल 5 माह 6 दिन के शासन में उसने अपने पिता के कथन को सत्य सिद्ध कर दिया। वो अपने पिताओं की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरी उतरी, और उसने कूटनीतिक क्षमता, उसने दूरदर्शिता, उसने प्रशासनिक क्षमता और योग्य सेना नायक किया, यानी कि जो भी एक शासक में जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए सुल्तान बनने के लिए, जो डिज़र्विंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उन सब को उसने सिद्ध किया अपने 3.5 साल के शासनकाल में। तो निश्चित रूप से रजिया का जो व्यक्तित्व था वो एक महिला के रूप में बेमिसाल था। लेकिन अगर हम प्रशासन और वीरता की बात करें, रजिया भी बेमिसाल थी, पर बहुत सारी मेडिवल पीरियड में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो कुशल प्रशासिका भी रही और वीर भी थी। हालांकि रजिया के सामने परिस्थितियां थोड़ी अलग तरह की थी और कई चुनौतियां थी, बहुत सारे विरोधी सरदारों का गुट उसके आसपास था, लेकिन और भी कई सारी वीर जो प्रशासिका दिखाई देती हैं, जिनमें रानी दिद्दा इसी मेडिवल पीरियड में कश्मीर में दिखाई देती है। रुद्रांबा का मैंने जिक्र किया, काकतीय वंश की, इसी मध्यकाल की पीरियड की बात कर रही हूँ। उसके बाद अगर हम देखें कि अकबर के शासनकाल में दुर्गावती दिखाई देती है, ये हिंदू महिलाएं हैं, चांद बीबी मुस्लिम महिला दिखाई देती हैं। लेकिन और थोड़ा पहले चले जाते हैं तो मोहम्मद गौरी के समय में नायिका देवी जो मूल राज की संरक्षिका थी, चालुक्य वंश की जो शासक मूल राज की माँ और संरक्षिका थी, उनकी वीरता और ये सारी क्वालिटी जो प्रशासनिक क्षमता वो सब दिखाई देती है। लेकिन रजिया अपने आप में उन सब के बावजूद बेमिसाल थी। पर यहाँ पर
जो मेन चीज़ है वो इल्तुतमिश की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। एक पिता के तौर पर, एक शासक के तौर पर इल्तुतमिश का जो कदम था वो कितना प्रशंसनीय, कितना सराहनीय था। खास तौर से एक पिता के रूप में जो साहसी कदम इल्तुतमिश ने उठाया, और एक शासक के तौर पर भी उस दौर में जो मध्यकालीन जो रूढ़िवादी समाज में अपने पुत्रों के होते हुए भी जिस तरह से इल्तुतमिश ने अपनी योग्य बेटी को अपना उत्तराधिकारी माना, वो मध्यकाल के मुस्लिम समाज में ही नहीं बल्कि किसी भी काल के किसी भी पितृसत्तात्मक समाज में ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक ये एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है, और आज भी ये बहुत मुश्किल है। उस काल की अगर हम बात तो छोड़ ही दें, उस काल में तो ये असंभव सी चीज़ थी एक तरह से, ख़ासतौर से रूढ़िवादी मुस्लिम समाज में उलेमा वर्ग के खिलाफ जाकर, शरीयत के खिलाफ जाकर, उनसे बिना परामर्श के रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। और रजिया में उसने सुल्तान के जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब उसमें देखी थी, लेकिन सुल्तान की जो क्वालिटीज़ रजिया के भीतर देखी थी उसका भी क्रेडिट इल्तुतमिश को जाता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी की परवरिश बिल्कुल बेटों की तरह की, पुत्रों की तरह उसकी परवरिश की। अपने पिता के समय में भी वो दरबार में जाती थी। तो ये सारी जो है बातें, इन सब का श्रेय इल्तुतमिश को देना चाहिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो आज भी बहुत कम देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मिनहाज सिराज के अनुसार इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान से लौटने के बाद रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन इल्तुतमिश की अप्रैल 1236 में मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर शाह तुर्कान ने, जो पहले इल्तुतमिश की दासी थी, प्रांतीय इक़्तिदारों के साथ मिलकर अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, जो इल्तुतमिश के जीवित पुत्रों में सबसे बड़ा था, तो उसको उसने गद्दी पर बैठा दिया था। ये जो प्रांतीय इक़्तिदार थे और जो दिल्ली में जो मुख्य जो सरदार थे, उनमें से अधिकतर जो है तुर्कानी चहलगानी संगठन के सदस्य थे, जिस संगठन का गठन इल्तुतमिश ने किया था। यानी कि ये इल्तुतमिश के जो गुलाम तुर्क सरदार थे, जिनको शमसी सरदार भी कहा जाता था। तो अब मैं उन परिस्थितियों का जिक्र कर रही हूँ जिनमें रजिया का सिंहासनारोहण होता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो गद्दी पर बैठती उसने शानो शौकत और आमोद प्रमोद का जीवन जीना शुरू कर दिया, और राज्य की जो सारी शक्ति है वो उसकी माँ शाह तुर्कान ने हड़प ली। उसने इल्तुतमिश के परिवार यानी शाही परिवार की स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इल्तुतमिश के एक छोटे बेटे कुतुबुद्दीन को अंधा करके मरवा दिया। तो इस तरह से उसके इस क्रूर व्यवहार से दिल्ली के जो तुर्क अधिकारी भी थे और साथ में दिल्ली की जनता, उन सब में ही असंतोष फैल गया। इवन जो फिरोज का भाई था और जो अवध का इक़्तिदार था, उसने भी, गयासुद्दीन उसका नाम था, उसने विद्रोह करके बंगाल से दिल्ली आने वाले खजाने को लूट लिया। प्रांतीय जो इक़्तिदार थे उनमें हम देखते हैं कि बदायूं के इक़्तिदार, इसमें इज़ाउद्दीन मोहम्मद सलारी, मुल्तान का इक़्तिदार कबीर खां अयास, हांसी का इक़्तिदार, हांसी जो वर्तमान जो हरियाणा में है, तो वहाँ पर उसका इक़्तिदार मलिक सैफुद्दीन कूची, और लाहौर का इक़्तिदार मलिक अलाउद्दीन जानी ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाने के लिए विद्रोह कर दिया। यानी कि इन्हीं प्रांतीय इक़्तिदारों के समर्थन से रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा था। जब ये इससे असंतुष्ट हुए तो अब ये इसको गद्दी से उतारने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ऐसे में अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी सेना को साथ लेकर उनका मुकाबला करने के लिए वो दिल्ली से बाहर निकलता है और वो कुहराम की ओर बढ़ता है, उनसे संघर्ष करने के लिए विद्रोही इक़्तिदारों से। तो वहाँ पर जो है, जो इसका जो वज़ीर होता है, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का वज़ीर था निज़ामुल मुल्क जुनैदी, वो भी उससे अलग हो जाता है, उसका साथ छोड़ देता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का। और जो उसके जो काफ़ी सारे सैनिक थे वो भी जब वो कुहराम की ओर बढ़ रहा था तो वो उसके खिलाफ, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। सेना के जो एक बहुत प्रमुख भाग था वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का साथ छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह बाहर होता है दिल्ली से, तो रजिया रुकनुद्दीन फिरोज शाह की एब्सेंस में वो उसकी माँ जो थी शाह तुर्कान, उसके खिलाफ जो दिल्ली में असंतोष फैला हुआ था उस मौके का वो फ़ायदा उठाती है, जो दिल्ली की जनता और सैनिक अधिकारियों के असंतोष का। और वो दिल्ली की जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दिन
फरियादी के कपड़े पहनकर, फरियादी के कपड़े यानी लाल रंग के कपड़े पहनकर, वो लाल कपड़े जो है वो न्याय की मांग करने वाले व्यक्ति के कपड़े होते थे, तो उनको पहनकर वो जनता के सामने जाती है। शाह तुर्कान जो था उसके विरुद्ध वो उनसे सहायता मांगती है और वो दिल्ली की जनता को और जो वहाँ की जो सेना थी दिल्ली की उसको वो संबोधित करते हुए उन्हें याद दिलाती है कि इल्तुतमिश ने उसको अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो रजिया उनको ये एहसास दिलाती है और उसे रजिया को यानी गद्दी पर बैठाने का वो आग्रह करती है। और साथ ही रजिया ये भी कहती है कि अगर वो उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसामी ने फुतूह सलातीन में ये बात लिखी है, तो वो उसको गद्दी पर से हटा भी सकते हैं और उसका इवन कत्ल भी कर सकते हैं। तो दिल्ली की जनता पर ये जो उसकी जो स्पीच थी उसका बहुत अच्छा खासा असर होता है, उसकी इमोशनल स्पीच का, और वो रजिया को अपना पूरा समर्थन देते हैं। दिल्ली के सैनिक पदाधिकारी भी जनता का साथ देते हैं और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के दिल्ली वापस लौटने से पहले ही दिल्ली की जनता और दिल्ली के सैनिक अधिकारी रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। शाह तुर्कान को जेल में डाल दिया जाता है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था उसको भी वापस आने पर पकड़कर उसको भी कैद कर लिया जाता है और फिर इन दोनों का कत्ल कर दिया जाता है। तो इस तरह से रुकनुद्दीन फिरोज शाह के केवल 7 महीने के शासन का अंत हो जाता है और नवंबर 1236 में रजिया गद्दी पर बैठती है। इसमें दोनों ही डेट आती है, 9 भी नवंबर आती है, 19 भी आती है, तो आप मान सकते हैं कि नवंबर 1236 में रजिया गद्दी पर बैठती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाने में इल्तुतमिश की इच्छा के विपरीत जाकर और उसको गद्दी से हटाने में जिस तरह से प्रांतीय इक़्तिदारों ने बहुत अहम भूमिका अदा की थी, तो उससे उनका उत्साह और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और अब उनको ये लगने लगा था कि जो सुल्तानों को बनाने का और उनको हटाने का जो काम है उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका सुनिश्चित हो चुकी है और उसमें उनकी हर हाल में सहमति बहुत ज़रूरी है। तो रजिया के मामले में हम देखते हैं कि रजिया को सुल्तान बनाने में जो तुर्कानी चहलगानी संगठन के सदस्य थे या प्रांतीय इक़्तिदार थे उनकी कोई भूमिका नहीं थी। रजिया दिल्ली की जनता और दिल्ली के सैनिक अधिकारियों के समर्थन से गद्दी पर बैठी, जैसा मैं बता चुकी हूँ। तो अब ये जो है अपने इस अधिकार को छोड़ने के लिए तुर्कानी चहलगानी संगठन के सदस्य, प्रांतीय इक़्तिदार और तुर्क सरदार भी केंद्र के वो तैयार बिल्कुल भी नहीं थे और उनको लगता था कि सुल्तान के चुनाव में उनकी भी सम्मति होनी ही चाहिए थी। तो अब वो रजिया की इसीलिए सिंहासनारोहण का विरोध करते हैं और रजिया के खिलाफ विद्रोह की तैयारी कर लेते हैं। तो मुल्तान, हासी, लाहौर और बदायूं के इक़्तिदार जो रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाने के लिए अपनी एकताओं से निकले थे एक साथ मिलकर सेनाओं को लेकर, अब वो रजिया का सिंहासनारोहण का विरोध करते हुए उसे गद्दी से हटाने के लिए दिल्ली के बाहर घेरा डाल देते हैं। लेकिन रजिया भी इन प्रांतीय इक़्तिदारों को सुल्तान चुनने का अधिकार देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो इसीलिए उसने इन आक्रमणकारी जो इक़्तिदार थे उनसे युद्ध करने का निश्चय किया और बहुत निर्भीकता के साथ वो अपनी सेना के साथ दिल्ली से बाहर निकली। हालांकि सेना की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने शो इस तरह से किया कि वो पूरी एक तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकली। छोटा मोटा युद्ध हुआ जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद रजिया ने चालाकी से काम लिया और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक योग्य सेनानायक के गुण तो उसने दिखा दिए थे, उसके बाद एक शासक में जो कूटनीतिक क्षमता होनी चाहिए उसका भी परिचय रजिया ने दिया और उसने इनमें फूट डालने शुरू कर दिए। मुल्तान, लाहौर, हासी और बदायूं के जो इक़्तिदार थे उनमें उसने बदायूं और मुल्तान के इक़्तिदारों को अपनी तरफ मिला लिया और गुप्त समझौता उनके साथ किया और उन्होंने उसे एक तरह से कमिटमेंट किया रजिया से। इन इक़्तिदारों ने बदायूं और जो मुल्तान के इक़्तिदार थे कि वो जो बाकी हैं जुनैदी और जो बाकी जो इक़्तिदार हैं वो उनको कैद करके लाएंगे। ये गुप्त समझौता था, लेकिन रजिया ने जानबूझकर डिस्क्लोज किया। तो जब उन तक बात पहुंची दूसरे इक़्तिदारों के सामने तो घबरा गए और उसके बाद वो वहाँ से भागे। उनका पीछा किया गया और सारा जो उनका मनोबल था वो उसमें समाप्त हो गया। उनको लगा कि हम अकेले पड़ गए हैं। तो हासी का जो था इसमें जो इक़्तिदार था सैफुद्दीन कूची और उसका जो भाई था उनको पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। जो लाहौर का इक़्तिदार था कौन, अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, इसको मार दिया गया, इसका सिर काट कर रजिया के सामने लाया गया। और जो वज़ीर था निज़ामुल मुल्क जुनैदी वो सिरमौर की पहाड़ियों की ओर भागा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से रजिया ने विद्रोही सरदारों का
दमन किया और इस दमन में उसने अपनी कूटनीति और अपनी शक्ति दोनों का ही परिचय दिया और ये उन दोनों की बहुत बड़ी विजय थी। अपनी सैन्य क्षमता का और अपनी कूटनीतिक क्षमता दोनों का के द्वारा रजिया ने इन विद्रोही तुर्क सरदारों का दमन किया। स्टूडेंट्स, एक बात ये मैं और इसमें आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि अभी तक जो दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कि दो तरह के जो पद थे, जो मुख्य पद थे, प्रशासनिक पद, उनमें दो तरह के जो सरदार थे, एक तो ताजिक और एक तुर्क सरदार थे। ताजिक तो जो थे वो गैर तुर्क थे, लेकिन वो उच्च नस्ल के मुस्लिम माने जाते थे, तो वो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर थे। ये जो निज़ामुल मुल्क जुनैदी है, ये ताजिक था। और हालांकि जो अधिकांश जो पद थे और जो प्रांतीयताएं थी उनमें तुर्क सरदार थे, तो लेकिन यहाँ पर जो जुनैदी था वो इन्हीं प्रांतीयतादारों से, जो तुर्क थे और तुर्कानी चहलगानी संगठन के सदस्य थे, उनके साथ वो मिल गया था। एक जो रजिया पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, कि रजिया के पतन के क्या कारण थे, या रजिया के क्या पतन का कारण उसका स्त्री होना था। तो रजिया के पतन के कारणों पर क्वेश्चन जो आता है तो उसको इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ, तो उसमें पूरा रजिया का शासन भी आ जाएगा और साथ साथ ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी इसमें ही क्लियर हो जाएगा। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में जाहिर सी बात है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि किन परिस्थितियों में रजिया गद्दी पर बैठी वो उसका जिक्र करना है, जो मैंने डिस्कस किया जिस तरह से संक्षेप में, और उसके बाद फिर गद्दी पर बैठती जो कठिनाइयाँ थी, यानी कि उसके सिंहासनारोहण का जो विरोध हुआ प्रांतीय इक़्तिदारों के द्वारा और वज़ीर के द्वारा, वो बताना है। उसके बाद जो मैं अब जो आगे डिस्कस करूँगी अपने ये दो पार्ट में आपका कंप्लीट होगा, तो उसमें जैसे जैसे मैं डिस्कस करूँगी कि रजिया ने फिर सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए कौन से कार्य किए, सुल्तान के रूप में उसके क्या कार्य थे, जिनमें एक तरह से उसके पतन की पृष्ठभूमि भी तैयार हो गई थी, तो उनको मेंशन करना है। उसके बाद रजिया का पतन किस तरह से हुआ वो बताना है, और फिर रजिया के पतन के कारण का विश्लेषण करना है और फिर इसको कंक्लूड करना है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। रजिया ने बहुत इस तरह से कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए और सैनिक क्षमता का परिचय देते हुए ये जो उसके सिंहासनारोहण का जो विरोध हुआ था प्रांतीय इक़्तिदारों के द्वारा और वज़ीर जुनैदी के द्वारा, तो उसका उसने दमन जिस तरह से किया, तो ये बहुत बड़ी विजय थी उसकी। और सही मायनों में जो वास्तविक रूप से जो सुल्तान होने का दावा है वो अब ही इस विजय के बाद ही वो उसने एक तरह से किया था। लेकिन रजिया जो है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से जो सारा जो घटनाक्रम है उसके बाद अब वो ये समझ गई थी, उसमें उसने देखा कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाने से लेकर उसके सिंहासनारोहण का विरोध करने वाले में जो थे वो तुर्कानी चहलगानी संगठन के सदस्य थे, वो तुर्क गुलाम सरदार थे जो बहुत महत्वाकांक्षी हो गए थे। रजिया इनसे बहुत सतर्क थी और उसको पता था कि आगे भी इसी तरह का कोई स्टेप उठा सकते हैं, तो इनकी महत्वाकांक्षाओं पर, इनकी शक्ति पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी था सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए। ये रजिया बहुत अच्छे से इस बात से वाकिफ़ थी, तो इसीलिए जो रजिया का जो प्रमुख लक्ष्य था अब वो था तुर्क गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त करके उनको सुल्तान के यानी सिंहासन के अधीन बनाना, यानी एक तरह से उनकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाना, उन पर नियंत्रण लगाना। और इसीलिए उसने अब अपने विश्वास पात्र जो उसके अमीर थे उनको उसने विभिन्न पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया, और इसमें तुर्क भी थे, तुर्क गुलाम सरदार भी थे, और जो गैर तुर्क थे वो भी थे। योग्यता के आधार पर रजिया ने पदों का वितरण करना शुरू किया, जैसे कि मैंने बताया कि तुर्क और गैर तुर्क उसमें दोनों ही थे। और अभी तक ये जो तुर्क थे ये अपने आप को एक शासक वर्ग में मानते थे और ये मानते थे कि ये वो कौम है जिसका शासन सत्ता पर केवल इन्हीं का ही अधिकार था। तो इसलिए जैसे मैंने अभी बताया ताजिक भी थे, तो ये हमेशा ताजिकों के विरोध में ही रहे, जो गैर तुर्क थे लेकिन उच्च नस्ल के मुसलमान माने जाते थे। तो तुर्कों को हमेशा ये लगा है, तो जाहिर सी बात है कि रजिया की इस स्टेप का भी कि उसने योग्यता के आधार पर तुर्क और गैर तुर्क दोनों को ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद सौंपे, सिर्फ ये जताने के लिए कि केवल ये जो तुर्कानी जो चहलगानी संगठन के सदस्य हैं वो उनकी मनमानी नहीं चल सकती। सुल्तान जो है वो सबसे ऊपर है और उसकी जो आज्ञा है वो सबको माननी पड़ेगी। तो ये विरोध कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे रजिया अपने कदम आगे बढ़ाती चली गई, जैसे जैसे निरंकुश सत्ता को कायम करने के लिए, या कहें कि सुल्तान के ताज की पद की प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए उसने जो
काम करने शुरू किए तो ये जो विरोध है, ये बगावत है, इसके जो स्वर हैं ये और बुलंद होते चले गए और फिर आखिर में रजिया के खिलाफ जो है विद्रोह हुआ ही, जो आप देखते हैं। तो जिन महत्वपूर्ण पदों पर रजिया ने नियुक्त किया अपने लोगों को, अपने विश्वास पात्रों को, तो उसमें उसने वजीर का पद, वजीर यानी प्रधानमंत्री, जो बहुत महत्वपूर्ण पद था, वो दिया ख्वाजा महजबुद्दीन को। सुल्तान के बाद जो अगला महत्वपूर्ण पद था उसमें ख्वाजा महजबुद्दीन को वजीर बनाया गया। सेना का जो प्रधान था यानी नायब लश्कर, वो बनाया गया मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को, और उसकी मृत्यु के बाद फिर ये पद दिया गया कुतुबुद्दीन हसन गौरी को। लाहौर की एकता उसने कबीर खां अयाज को दी, जो बहुत महत्वपूर्ण एकता थी। भटिंडा की एकता उसने अल्तुनिया को दी। अमीर हाजिब, ये जो केंद्र में एक बहुत प्रमुख प्रशासनिक पद था, ये उसने दिया इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को। अमीर हाजिब का मतलब है दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख, तो ये महत्वपूर्ण पद था, ये उसने ऐतगीन को दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसके विश्वास पात्रों का ग्रुप था और इसमें से जो दो थे जो इसकी कृपा से ही इतने महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे, अल्तुनिया और इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, इन्हीं दोनों ने बगावत की। ऐतगीन जो था बगावत करने वाले ग्रुप का एक तरह से दल का उसका नेता था, और ये इस अल्तुनिया ने ही रजिया के पतन में बाद में हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो कहीं ना कहीं जो उसके विश्वास पात्र थे वो ही एक तरह से उसके खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। जैसे कि मैंने बताया कि रजिया ने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया, तो उसमें उसने एक बहुत महत्वपूर्ण पद जो था अमीर ए आखुर का जो पद, उसने एक अबिसिनियाई हबशी को दिया, जमालुद्दीन याकूत को। और इसको जो एक सम्मानित पद माना जाता था, तो इसका काफ़ी विरोध भी हुआ और ये काफ़ी कृपा पात्र जिसे कहना चाहिए, वो याकूत जो है वो रजिया का था और रजिया को घोड़े पर बैठने में भी मदद करता था, अपने हाथों का सहारा देता था। तो इन्हीं आधार पर जो कुछ इतिहासकार हैं उन्होंने रजिया के चरित्र पर भी आरोप लगाए, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी जब उसके पतन के कारणों को एनालिसिस करूंगी। तो इस तरह से रजिया ने जो है जो अपने जो सरदारों को बहुत कौशल से उसने अपने अधीन किया और विश्वास पात्रों का गुट बनाया उसने शुरू में। तो हम ये देखते हैं कि रजिया ने पूरा शक्ति अपने हाथ में ली और उसका जो शासन था वो, जैसे कि मिनहाजुस सिराज ने भी लिखा है कि वो लखनौती से यानी पूर्व में लखनौती से, लखनौती बंगाल की राजधानी थी, देबल तक, देबल क्या है, सिंध की राजधानी है, देबाल या देबल, तो पूर्व से पश्चिम यानी लखनौती से देबल तक उसका पूरे में रजिया का एक छत्र राज कायम हो गया, यानी कि उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। इस टॉपिक के शेष भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रजिया के सुल्तान के रूप में कार्य, या दूसरे शब्दों में कहें कि ताज की प्रतिष्ठा के लिए या निरंकुश सत्ता को स्थापित करने के लिए रजिया ने जो काम किए थे, जिसकी वजह से सही मायनों में उसके पतन की भूमिका भी तैयार हो गई थी, तो उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद रजिया के पतन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद रजिया के पतन के कारणों का विश्लेषण करेंगे।